हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीएस की है, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो और जिसमें जीएस का वेटेज है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, ये क्लास जो है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सब में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीआरई 4 की, उनके लिए तो ये क्लास रामबाण है, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्डवाल जी की बुक, इसमें से हर बार टीआरई में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित है और आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी के अंदर बीपीएससी टीआरई में जितनी बार भी टीआरई अब तक हो चुके हैं 1, 2, 3, इन सभी में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ पर चीज़ें वन लाइनर के फॉर्म में दी गई हैं। आपने आई होप एनसीईआरटी को कवर कर लिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपने पढ़ लिया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के माध्यम से। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न बन जाएगा कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? समुद्री मार्ग से जो भारत आए थे पहले यूरोपीय, उनका नाम था पुर्तगाली। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो आंसर भी हमारा पुर्तगाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? कौन नहीं जानता वास्को डिगामा का नाम? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा वास्को डिगामा। इनका भारत आगमन कब हुआ? 17 मई 1498 ईस्वी में ये भारत आए थे वास्को डिगामा, और इन्होंने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो कालीकट बंदरगाह के तट पर इनका स्वागत जमोरिन ने किया था। जो वहाँ स्थानीय शासक थे वहाँ के, जमोरिन इनका नाम है, इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी है या कह लीजिए फैक्ट्री है, वो कोची के अंदर अपनी पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। अगला प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? प्रथम वायसराय जो हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इन्हें नियुक्त किया गया था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। अगला यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा के अंदर की गई थी। तो ये जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। उन्होंने तंबाकू और कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच भारत में आए थे तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करने आए थे। सूती वस्त्रों का आंसर हमारा सूती वस्त्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता प्रमुख कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, वास्को डिगामा ने भारत देश की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, इन्होंने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, बार्थोलोम्यू डिजाज ने केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका की खोज की है। तो ये आप खोजकर्ता और देश का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, इसको किसने लागू किया था?
हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसको नियंत्रित करने वाले या इसको लागू करने वाले फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय, ऑफिशियल यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया, ऑफिशियल हेडक्वार्टर बनाया गया गोवा को पुर्तगालियों का? तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीनो दी कुन्हा। ये वायसराय थे, इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, नोट करिएगा कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति ये प्रारंभ की थी। तो इस पद्धति का नाम आप याद रखेंगे, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने डच कहाँ से आए थे? तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, पूछ सकता है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने कौन आया था? तो आंसर हो जाएगा डच आए थे। अब यहाँ पर पूछा है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो हॉलैंड के निवासी डच हुआ करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन सी कंपनी किस देश से थे, स्थापना कब किया, प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, ये सारी चीज़ें एक बार में यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं, पुर्तगाल देश के थे और 1498 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की कोचीन या कोची में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम हुआ करता था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी यहाँ ये किस देश के थे? तो ये ब्रिटेन देश के थे और 1600 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। सॉरी, यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया हुआ है कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई और साथ ही इन्होंने पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में खोली थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना होती है और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना होती है और त्रैंकोबार या त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री भारत के अंदर ओपन करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटलिस इसका नाम है, ये फ्रांस के निवासी थे। 1664 ईस्वी में अपनी इस कंपनी का स्थापना करते हैं और सूरत में पहली फैक्ट्री भारत के अंदर खोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई, पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली, किस देश के निवासी थे, ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक जगह पर दे दिया है। ये काफ़ी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। अब देख लीजिएगा कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये भारत आगमन का, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम हो जाएगा। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक लाइन दी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में कौन गया? तो पुर्तगाली ही गए थे। 1961 में ये गए। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में, ये सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में ये गए भी थे। तो ये आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आइएगा अगले प्रश्न पर, हम देखेंगे कि किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो ये डचों के द्वारा दी गई। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने ही आरंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1759 में लड़ा गया। डच और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध।
अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? उस समय भारत का सम्राट अकबर हुआ करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत के सम्राट यहाँ पर अकबर हुआ करते थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम या जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 आपको याद रखना है। तो ये कैप्टन हॉकिंस थे जो जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक थे। ये किस उद्देश्य से आए थे? व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत में आए थे कैप्टन हॉकिंस। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ या कब स्थापित हुआ तथा स्थायी कारखाना कहाँ और कब स्थापित किया गया। तो अस्थायी और स्थायी ये आप ध्यान रखिएगा। अस्थायी जो है वो मसूलीपट्टनम 1611 और स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को यहाँ से निष्कासित किया था। किसने निष्कासित किया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखसियार के द्वारा। ये आंसर आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। आप देख रहे हो ना कि आजकल लोग कुछ सामान ही देते हैं और तब देखिएगा पूरा एक शहर ही दहेज में दे दिया जाता था। तो ये कितनी बड़ी बात है, पूरा शहर ही इनको चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया, बम्बई द्वीप ही प्रदान कर दिया। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय कितने महान हुए कि इन्होंने जो दहेज में इनको मिला था बम्बई द्वीप, उसको 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ये कितने महान है, आप कह लीजिए कि बम्बई इनको गिफ्ट में मिला या दहेज में मिला और उसी को उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया। तो कितनी क्या ही कहें, यहाँ पर तो सही है। अब अगला देखेंगे, हमारा प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार था। आंसर हमारा बिहार हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद, ये शायद ये गलत ही यहाँ पर लिखा गया है। ये जो हेडिंग है ये आप कट कर लीजिएगा। शहर और संस्थापक का नाम होना चाहिए था। तो कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नॉक हैं, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे हैं, नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, बम्बई के संस्थापक गेराल्ड ऑन्गियर हैं। ये आप याद रखेंगे कि शहर और उनके संस्थापक का नाम। अगला प्रश्न, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वें के काल में हुई। अगला प्रश्न, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा सूरत 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो किसने? गवर्नर डुप्ले ने। ये फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले।
अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पौंडीचेरी के अंदर बनवाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1760 में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया या किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सॉपेल की संधि 1748 ईस्वी के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान से जो गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था वो अल्बुकर्क हुआ करता था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ चीज़ें देख लिया जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहाँ पर जो ईस्वी सन दिया गया है या समय काल दिया गया है, ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये है कि आपको लगभग चीज़ें याद रखनी है। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रमुख कारण था। एक्सला-सॉपेल की संधि के अनुसार ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये खत्म हुआ और परिणाम निकला कि ये अनिर्णित रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध ये प्रमुख कारण था। पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी के अनुसार इसका ये खत्म हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहा, ये परिणाम निकला, यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण रहा है प्रमुख कारण। और पेरिस संधि 1763 ईस्वी पेरिस संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म हुआ। परिणाम निकला कि फ्रांस की पराजय हुई। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। तो यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी का नाम भी पूछ सकता है और काफ़ी लंबा चौड़ा सा नाम है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, आज हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए यहाँ पर कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं आपको चीज़ें समझ आई और जो चीज़ें वन लाइनर के फॉर्म में दी गई थी, आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।